अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू के बारे में। देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पूरा पढ़ा, मसल्स भी मैंने लास्ट सेशन में पढ़ा दिया था, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, और ये लास्ट है न्यूरल टिश्यू। देखो न्यूरल टिश्यू की ज़रूरत हमें फिर से दोबारा पड़ेगी, आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ना, लास्ट वाला सेकेंड लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हो सकता है रिपीट भी हो, ठीक है। न्यूरल टिश्यू देखो, पूरे टिश्यू में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन जो है ये न्यूरल टिश्यू का ही होता है। और न्यूरल टिश्यू में स्पेशलाइजेशन स्पेशली किस वजह से होता है, क्योंकि ये हमारे क्या कहता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, मतलब इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टिमुलस को रिसीव करेगा, कंडक्ट करेगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, और ब्रेन से कोई भी रिस्पॉन्सेस आता है तो उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आता है। तो ये हाईली स्पेशलाइज हो गया, ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशलाइज नर्व सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके, रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस एंड रिस्पॉन्स। समझे। देखो पहले तो जैसे मान लो जैसे हीट है, मैंने किसी चीज़ को छुआ तुमने, तो वो गर्म चीज़ तुमने टच किया, तो टच करने के बाद तुम्हें तुरंत फील नहीं होगा कि गर्म है, बोलो वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सब चीज़ें हो जाता है। तो वो तुम्हारे उंगली के ऊपर जो भी सेंसर है, न्यूरल सेल है, वो सेंस करके ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे। ब्रेन डिसाइड करेगा कि गर्म है ठंडा, फिर वो सिग्नल भेजता है कि गर्म है, हाथ नुकसान हो सकता है, तो वो तुम्हें विड्रॉल का सिग्नल भेजता है। समझे। तो रिसेप्शन, फिर उसके बाद रिसेप्शन, फिर उसके बाद कंडक्शन, फिर उसके बाद उसका जो भी प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स दिया जाता है। लोकेशंस में आ जाओ, तो लोकेशन होता है कहाँ पे मिल सकता है हम लोगों को, नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंड जहाँ जहाँ पे न्यूरल टिश्यू है, नर्वस नर्व्स हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलता है। इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने ये डिस्कस किया था, सारे टिश्यू का अलग अलग ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ओके, तो एक्टोडर्म से ही सारे के सारे चीज़ बने हुए हैं। फंक्शंस, तो फंक्शन ये कर सकता है रिसीविंग, इंटीग्रेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सिग्नल या स्टिमुलस भी कह सकते हो। ओके, अब ये पूरा जो न्यूरल टिश्यू है बच्चों, ये दो तरह के सेल से बना हुआ है कह सकते हो, एक न्यूरॉन है और एक न्यूरोग्लायल सेल्स या ग्लियल सेल्स कहते हैं, न्यूरोग्लायल या गैलियल सेल्स कहते हैं। ओके, देख न्यूरॉन तो हम पढ़ेंगे बचपन से, अभी तक पढ़ते भी आए हो, ऐसा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने न्यूरॉन आ गया है, पहले भी पढ़ा होगा। हाँ, ये पहली बार फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने आया है न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स एक्चुअली में क्या होता है, ये नॉन एक्सेप्टेबल सेल्स होता है, सपोर्टिंग प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट होता है नर्वस टिश्यू का। जैसे इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी का डायग्राम में ये जो बड़ा सा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये तो न्यूरॉन हो गया, ये सब न्यूरॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे ब्लैक कलर से जो स्पॉट दिख रहा है वो एक्चुअली में न्यूक्लियस, और वही क्या है आपका न्यूरोग्लायल सेल्स है। समझे, यही न्यूरोग्लायल सेल्स। तो एक चीज़ इस डायग्राम से क्या दिख रहा है कि साइज़ बहुत छोटा है बट नंबर बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा, साइज़ छोटा नंबर बड़ा ज़्यादा, साइज़ इसका छोटा होता है, नंबर ज़्यादा होता है। आगे इसको चलो डिटेल में और पढ़ लेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। तो पहले न्यूरॉन देखते हैं। तो न्यूरॉन एज यूजुअली हमें पता है कि ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक्साइटेबल होता है, ब्लड सप्लाई एंड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशंस लीस्ट होता है, मतलब इसमें न्यूरॉन में ब्लड सप्लाई या फिर उसका जो रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे कम होता है, सबसे लिस्ट होता है। हाई किस में था, हाई था एपिथेलियल टिश्यू में, और सबसे कम हो गया न्यूरल टिश्यू में। उसके अलावा जो न्यूरॉन होता है डज नॉट डिवाइड वंस द फुली डिफरेंशिएटेड, मतलब जो डिवीज़न कैपेसिटी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है न्यूरॉन्स का, वो बहुत ही कम होता है। एक बार अगर ये फुल्ली मैच्योर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया ना, फिर उसके बाद इसमें डिवीज़न नहीं होता है। मतलब हमारे ब्रेन में जो बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे जो बचपन से जो हैं वो अभी तक उसी तरह से हैं। जस्ट लाइक ये समझ लो कि मान लो कंप्यूटर में तुम स्क्रीन चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, माउस चेंज कर सकते हो,
लेकिन कभी भी मदरबोर्ड नहीं चेंज करोगे, मतलब उसका जो हार्ड डिस्क होता है वो चीज़ नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि अगर उसको चेंज करोगे तो उसमें तुमने जितने भी फ़ोटो वीडियो या व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स आपने सेव करके रखा वो हट जाएगा ना। तो इस तरह से उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी तुम्हें जो करना कर लो, लेकिन वो चीज़ सेम रखना पड़ेगा अगर तुम्हें वही चीज़ पहले वाला डाटा यूज़ करना है तो, है ना। नहीं तो फिर उसको अगर जैसे फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेट मतलब सारा डाटा डिलीट हो गया, मतलब सब गया मेमोरी, अब आगे पीछे पिछले बार का कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा। तो ऐसा हम लोग दिमाग के साथ नहीं करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ABCD क ख ग घ सीखा, अब मान लो दिमाग मेरा कोई फॉर्मेट कर दे तो फिर मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, फिर से ABCD क ख ग घ 1 2 3 सीखना पड़ेगा, मतलब फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना। तो इसलिए एक बार डिफरेंशिएट हो जाता है फिर इसमें डिवीज़न नहीं होता और जैसा है वैसा ही बना रहता है, इसलिए रीजनरेशन कैपेसिटी भी कम बोले हैं, है ना। नर्व सेल्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है ना। जो नर्व सेल्स होता है डिफरेंशिएट विद अदर सेल्स इन हैविंग पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, इस पॉइंट्स का सबसे अच्छा पॉइंट है ये वाला, छोड़ो। मतलब नर्वस सेल्स होता है दैट डिफरेंशिएटेड इनटू द डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। और अदर सेल्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पेरिकैरियन, पेरिकैरियन ही सेल बॉडी को ही कहते हैं, इसी को पेरिकैरियन दैट इज सेल बॉडी को ही कहा जाता है। ओके तो चलो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें इसमें जो कंपोनेंट दे रखे हैं वो हमें दिख जाएगा हमें क्या कह रहे हैं इसमें। ओके इस पे छोड़ो, इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ में आ रहा ठीक है ना। तो इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है कि कंपोज्ड ऑफ डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। क्लियर है। देखो अब ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपके NCERT में ही दिया हुआ है, समझे। अब इस डायग्राम को देखो, आपके साइड में सीधा दे रखा, मैंने इसको पट कर दिया है। अब इसमें देखो फिर से देखो, ये पूरा का पूरा जो है ये सेल बॉडी हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इस सेल बॉडी से देखो ये बाहर जो आउट ग्रोथ निकला हुआ ये सब, ये है आपका डेंड्राइट, ये हो गया सेल बॉडी। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन तक, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्सॉन्स। तो 3 मेजर पार्ट होता है किसी भी न्यूरॉन्स का, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। फिर से देखो, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया सेल बॉडी और ये हो गया एक्सॉन्स। तो 3 मेन बॉडी पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। ओके अब इसमें एक एक करके मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ, फिर कुछ के बाद कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको कॉपी करना है, लिखना है अपने नोट्स बुक में। अभी पहले समझ लेते हैं। देखो ये जो डेंड्राइट दिख रहा है ना, ये डेंड्राइट्स ये हाईली इस तरह से ब्रांच होते हैं मेलिंगा के बाल की तरह, और इसी का काम होता है कि ये न्यूरल सिग्नल को रिसीव करेगा, और न्यूरल सिग्नल को रिसीव करके भेजता है किसके पास, ये सेल बॉडी के पास, पेरिकैरियन के पास। ठीक है, पेरिकैरियंस जो है या सेल बॉडी है, ये मेन बॉडी होता है, किसी भी न्यूरॉन का सबसे मुख्य भाग होता है। और एज यूजुअली अगर दूसरे सेल से कंपेयर करें तो सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और इसका मेम्ब्रेन, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको एज इट इज़ मिलता है। समझे, ये न्यूक्लियस है और ये बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो यूजुअली इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एक फिलामेंटस लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन्स कहते हैं। तो एक्सोन्स भी यहाँ पे आपको मिलेगा, प्रेजेंट होता है, जो कि लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूरॉन्स का जो फाइब्रस नेचर होता है उसी एक्सोन्स के वजह से होता है, समझी, एक्सोन्स के वजह से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे एक नेजल ग्रेन्यूल्स दिख रहा है। तो नेजल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, एक्चुअली में ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो होता है ना, उसी ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म होता है। और ये ग्रेन्यूल्स हमें सिर्फ 2 जगह मिलेगा, एक डेंड्राइट्स में मिलता है और एक सेल बॉडी में मिलता है। बाकी देखो एक्सोन में एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सोन में, एक्सोन्स के अराउंड बच्चों आपको इस तरह से कुछ सेल्स दिखेगा जो इसको कवर किए हुए हैं। ये है स्वान सेल्स, और ये स्वान सेल्स बच्चों क्या करता है, इसके अंदर एक फैटी लेयर डिपॉजिट करता है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलेंगे, माइलिन शीट। तो ये स्वान सेल ही एक्चुअली में माइलिन शीट बना रहा है। आगे और इसके बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। और बीच में जिस पॉइंट पे ये आपका माइलिन शीट एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनबियर। तो ये हो गया एक्सोन, एक्सोन के अराउंड ये माइलिन शीट, और माइलिन शीट के अराउंड बच्चों यहाँ पे होता है ये आपका श्वान सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होता है। और बीच बीच में गैप होता है जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होता है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। ओके, उसके बाद फिर लास्ट में जाओ तो जहाँ पे एक्सोन खत्म हो जा रहा उसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल।
और एक्सॉन टर्मिनल के लास्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। यही सिनेप्टिक नोब बच्चों आगे चल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस का फॉर्मेशंस करता है या सिनेप्सिस का फॉर्मेशंस करता है, जो दूसरे न्यूरॉन या मसल्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हर न्यूरॉन का जो टर्मिनल है ना वो किसी ना किसी मसल से जुड़ा रहता है, स्पेशली जो आउटगोइंग है मतलब मोटर वाला है, समझे। बाकी इनकमिंग तो ब्रेन से जाके जुड़ा रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है। तो ये तो रहे पार्ट्स बच्चों। एक बार इसको और हम लोग लिख के देख लेते हैं डिटेल में, तो आप लोग इसको कॉपी करोगे, लिखते जाना, मैं समझाता हूँ एक एक करके। देखो सेल बॉडी, या इसी को साइटोन या इसी को पेरी कैरियन कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, पेरी कैरियन कह रहे थे। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेलिस होता है, नेजल ग्रेनुल्स होता है, अभी बता रहा था नेजल ग्रेनुल्स। और नेजल ग्रेनुल्स बेसिकली देखो मेड अप ऑफ ER और प्रोटीन, RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इजी है, कोई बात नहीं। रेटिकुलम ये मिल जाएगा हम लोग को जब सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलने वाला, टेंशन मत लो। ओके, साइटोन बॉडी का जो टर्म करता है, ख़त्म होता है जहाँ पे, वहाँ पे एक एक्सोन हाइलोक होता है। तो एक्सोन हाइलोक इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो पोर्शन, जिस पोर्शन पे ये ख़त्म हो रहा है, यही है आपका एक्सोन हाइलॉक, ठीक है ना, एक्सोन हाइलॉक। ओके, तो ये एक कॉनिकल पोर्शन होता है, जिस पोर्शंस में बच्चों अगर देखोगे ध्यान से, तो इस पोर्शंस में आपका साइटोन्स जो है वो ख़त्म हो रहा है और एक्सोन बन रहा है। तो एक कोन शेप स्ट्रक्चर इस तरह से, समथिंग एक कोन लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से एक्वायर होता है, समझी। और इसका काम होता है कि इधर जितने भी न्यूरल सिग्नल जनरेट हुए थे, उन सारे न्यूरल सिग्नल को कॉन्सेंट्रेट करके एक्सोन्स के थ्रू पास करना है, किधर, एक्सोन के थ्रू पास कर देना है, समझे। तो ये हो गया आपका एक्सोन हाइलॉक। क्लियर है यहाँ तक। द पार्ट ऑफ द साइटोन फ्रॉम विच द एक्सोन क्या होता है, एराइजेस, सेम चीज़ है। नेक्स्ट आता है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या होता है, ये शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्शन होता है, कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द साइटोन से निकलता है। और देयर सब ब्रांचेस डेंड्राइट्स जो होता है ये भी होता है, ठीक है ना। तो डेंड्रोन मेन ब्रांच हो गया, ठीक है। डेंड्रोन्स का मतलब एक नया वर्ड हम लोग को मिल गया यहाँ पे, ठीक है, नया वर्ड मिल गया। क्या मिल गया नया वर्ड यहाँ पे, देखो नया वर्ड मिल गया। ये हो गया जो छोटा सा ब्रांच निकला, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। और फिर उसके बाद फर्दर जब ब्रांच होता है तो इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है ना, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देख सब ब्रांचेस डेंड्राइट्स ट्रांसमिटेड इम्पल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन्स। जब भी ये सिग्नल रिसीव करेगा एकदम फिक्स है बच्चों, यहाँ पे जैसे सिग्नल आया तो सिग्नल को लेके ये वापस साइटोन में आएगा, कभी ऐसे नहीं जाएगा। तो हमेशा इनकमिंग सिग्नल रहता है, आउटगोइंग नहीं। ओके, फिक्स एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका एक्सोन। तो एक्सोन्स एक सिंगल सिलिंड्रिकल लॉन्ग फाइबर इफरेंट प्रोजेक्शंस होता है। इफरेंट मतलब आउटगोइंग वाला जो था वो जाने वाला इफरेंट प्रोजेक्शन होता है, समझे यार। और इसी का मेन काम होता है दैट्स कैन ट्रांसमिट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सिग्नल जो है हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, सिग्नल जो है ये मान लो साइटोन है और ये एक्सोन है ना, तो सिग्नल हमेशा साइटोन से एक्सोन्स के तरफ ही जाएगा, कभी ऐसे बैक नहीं आने वाला, समझे। हमेशा ये ऐसे ही सिग्नल जाएगा एकदम। ये हो गया साइटोन टू एक्सोन, साइटोन टू एक्सोन, साइटोन टू एक्सोन्स, ऐसे याद रखना, साइटोन टू एक्सोन्स ही सिग्नल मूव करेगा, एकदम फिक्स है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। द ब्रांचेस ऑफ एक्सोन्स, जहाँ पे ये ख़त्म होता है ना एक्सोन्स, उसमें कभी कभी होता है एक्सोनाइट्स भी बन जाता है, कभी कभी ब्रांचेस होता है तो एक्सोनाइट्स का फॉर्मेशंस करता है, क्या बनाएगा, एक्सोनाइट्स। और एक्सोनाइट्स जो होता है एंड ऑफ द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक नोब। तो ये हो गया एक्सोन टर्मिनल, और एक्सोन टर्मिनल में ब्रांच होता है एक्सोनाइट्स कहते हैं, और उसका लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है।
देखो सब जगह पे तुम्हें सेल बॉडी में डेंड्राइट में नेजल ग्रेन्यूल्स मिलता है, बट यहाँ पे नेजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। यहाँ पे तुम लोग चाहे तो लिख लेना, यहाँ पे आपका जो नेजल्स ग्रेन्यूल्स जो होता है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, समझे। तो ये चाहे तो तुम लोग लिख लेना यहाँ पे। और एक्सोन में नहीं होता, एकदम साफ साफ, बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आया हुआ है। और जहाँ पे ढेर सारे ब्रांचेस निकले हैं ना बच्चों, उसको बोला जाता है अर्बोराइजेशंस। मतलब ये पूरे ब्रांचेस जहाँ से निकल रहे हैं ढेर सारा ब्रांचेज, इसी को अर्बोराइजेशंस कहा जाता है। एक्सोन अर्बोराइजेशंस हम लोग इसको टर्म्स देते हैं, ठीक है। और जो एक्सोन होता है बच्चों कैन बी, मतलब नहीं भी हो सकता है ना, कैन बी सराउंडेड बाय द न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा, अब ये थोड़ा न्यूरीलेमा क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा और फोकस करते हैं। ये तो रहा हमारा पार्ट्स रहे, तो सारे पार्ट्स हो गए न्यूरॉन्स के। अब थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे किसके ऊपर, इसके कवरिंग के ऊपर। तो उससे पहले बच्चों यहाँ पे एक दो हम लोग थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश में यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो नेजल्स बॉडीज़ है, समझ रहे हो ना, नेजल्स बॉडी, ठीक है। तो नेजल बॉडी में पूछा जा रहा है कि ये नेजल बॉडी जो है दिख रहा है हमें, है ना, आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ के बने हुए हैं, दैट्स नेजल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट। तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये बना हुआ है, यहाँ पे लिखा प्रोटीन एंड लिपिड्स, यहाँ पे लिखा डीएनए आरएनए, यहाँ पे लिखा है आपका फ्री राइबोसोम्स एंड ईआर, समझ में आ रहा, या न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों कि नेजल्स बॉडी जो होता है वो बना होता है फ्री राइबोसोम ईआर से बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका इसमें बच्चों थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। समझ में आ रहा, क्लियर है। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको आप लोगों को करके रखना है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है ना, डिस्क्राइब द नेजल ग्रेन्यूल्स इन नर्व सेल्स एंड नाउ आइडेंटिफाई एज। अब इसमें जो नेजल ग्रेन्यूल किस चीज़ को डिस्क्राइब, देखो नेजल ग्रेन्यूल्स में ही पूरा अच्छे से इसको क्लियर करना चाह रहे हैं। तो सिंपली अभी जस्ट मैंने बोला इसमें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है पता है, नहीं पता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो होता है बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एक तो सेल ऑर्गेनेलिस पार्ट है, उसके साथ क्या होता है ना, ऐसे मान लो जैसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, क्या से, राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है, तो जाके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशंस करता है तुम्हारा, समझे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को, समझे, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, क्या क्लियर है कि नहीं। तो समझ में आ गया क्वेश्चंस, नहीं आया समझ में क्या। देखो जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब बनता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही उसके ऊपर क्या होता है ना, छोटे छोटे राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स, मतलब राइबोसोम उससे अटैच रहता है, और राइबोसोम अटैच्ड है तभी तो ये पॉसिबल है ना, क्या पॉसिबल है इसमें, तभी ये पॉसिबल होता है कि आपका वो रफ दिखेगा, नहीं तो स्मूथ नहीं दिखेगा। तो इसके साथ जुड़ा रहता है, राइबोसोम्स जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों टाइप ऑफ एक्सोन्स, ठीक है। तो अब वो टाइप ऑफ एक्सोन्स एक्चुअली में इसी में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये माइलिन शीट और नॉन माइलिनेटेड वाला जो पार्ट है किसके ऊपर क्या होता है, ठीक है। तो पहले ध्यान से इस डायग्राम को थोड़ा देखने की कोशिश करो। ये मान लेते हैं ये एक न्यूरॉन्स है, ठीक है ना, ये न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स का ये पार्ट क्या हो गया, एक्सोन्स वाला पोर्शन हो गया, जो कि ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में निकला हुआ है। अब इसी के अराउंड बच्चों यहाँ पे क्या होता है, वाइट फैटी मटेरियल्स होता है, ये फैटी मटेरियल्स, और ये फैटी मटेरियल्स एक्चुअली में क्या होता है, दैट्स अ माइलिन शीट, और दैट माइलिन शीट सिंथेसाइज्ड बाय पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, मतलब बॉडी वाले पार्ट में स्वान सेल सिंथेसिस करता है, और इसी माइलिन शीट का सिंथेसिस जो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स रिलीज करता है। बच्चों ये पीएनएस और सीएनएस अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ नोट डाउन। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है,
और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, बाकी जितने आपके बॉडी में जितने भी न्यूरॉन दिख रहे हैं वो सब के सब पीएनएस में आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस वाइट फैटी मटेरियल्स का जो सिंथेसिस पीएनएस में स्वान सेल्स कर देगा और सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। अब कहोगे ये दोनों क्या आ गए भाई, तो यही वो है बच्चों आपका न्यूरोग्लायल सेल्स, पढ़ा था ना, तो न्यूरोग्लायल सेल्स, दे आर द न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो बाहर से हमें जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शंस, ये वाला मतलब, तो ये ऑप्शनल है, यही है स्वान सेल। मतलब स्वान सेल एक सिक्रीशन करता है फैट का, वाइट फैटी मटेरियल्स, और खुद भी क्या होता है एक्सोन के अराउंड ऐसे लिपटा हुआ रहता है, समझी, अराउंड के, इसके अराउंड लिपटा हुआ रहता है तुम्हारा। जैसे मान लिया एक्सोन है, ठीक है, क्लियर है, ये एक्सोन है, देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक्सोन है। रुको मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ उससे, अच्छा इसका बैकग्राउंड बड़ा, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये आपका एक्सोन है, ठीक है, दैट्स एक्सोन्स। अब इस एक्सोन्स के अराउंड क्या होता है बच्चों, इस तरह से ये वेट फैटी मटेरियल रहता है, इसी को बोलते हैं माइलिन शीट। यहाँ पे भी माइलिन शीट बना लेते हैं, ये माइलिन शीट, ठीक है। अब इसके बाहर ध्यान से अगर देखोगे ना, तो इसके बाहर इस तरह से स्वान सेल्स इसमें रहता है, और वो ऐसे 2-3 लेयर में ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ऐसे 2-3 लेयर में लिपटा हुआ रहता है, और इसका ये न्यूक्लियस बना देते हैं। यहाँ पे भी लिपटा हुआ रहता है, रैप्ड रहता है, रैप्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर। तो एक्चुअली में पहले रैपिंग करेगा, फिर उसके बाद ये माइलिन शीट का सिंथेसिस करता रहता है, तो माइलिन शीट इसके ऊपर रिलीज कर देगा। तो ये हो गया एक्सोन, इस एक्सोन्स के ऊपर ये बना दिया इसने माइलिन शीट, ठीक है। और ये उसके ऊपर है बच्चों न्यूरीलेमा, और न्यूरीलेमा इस किसका है, तो न्यूरीलेमा देखना सिर्फ स्वान सेल्स का होता है, ठीक है ना, किसका होगा, स्वान सेल का होता है। मतलब ये न्यूरीलेमा जो है ना, न्यूरीलेमा ध्यान रखना, ये CNS में एब्सेंट होगा, मतलब वहाँ पे आपका माइलिन शीट होगा, नहीं भी हो सकता है, बट इतना कंफर्म है कि न्यूरीलेमा दैट इज स्वान सेल्स का कवरिंग नहीं होता, क्योंकि स्वान सेल CNS में मिलता ही नहीं है और वहाँ पे कोई बनाता भी नहीं है, समझी। तो वही सेम चीज़ है, क्लियर है। तो इसके बाहर देखो ये न्यूरीलेमा स्वान सेल्स का बना हुआ है सबसे बाहर, उसके बीच में ये वाइट फैटी मटेरियल होता है, माइलिन शीट कहते हैं, और ये न्यूरोफाइब्रिल्स हो गया, मतलब एक्सोन है, मान लो एक्सोन्स होता है, ठीक है। और बीच बीच में यहाँ पे दिख रहा है ना गैप कहीं कहीं पे है, तो इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पे भी देख सकते हो एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, दैट्स ए नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है, ठीक है। एक बार कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, तो और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड, मतलब टाइप ऑफ एक्सोन या नर्व फाइबर दो तरह का होता है, एक हो गया माइलिनेटेड और एक हो गया नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स जो है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ध्यान रखना, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में माइलिन शीट प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। माइलिन शीट का जो कलर होता है बच्चों वो वाइट होता है और इसका ग्रे होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है ग्रे कलर का होता है। नोड ऑफ रेनवियर किस में मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे माइलिन शीट है वहीं पे तो एब्सेंट होगा ना, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में मिलता है, और नॉन माइलिनेटेड में एब्सेंट होता है। न्यूरीलेमा, तो न्यूरीलेमा मैंने बोला देखो दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेशन का मतलब ये जो वाइट फैटी मटेरियल मतलब जो मैंने येलो कलर से बनाया है उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूरीलेमा हो ना हो माइलिन शीट हो सकता है, समझ में आ रहा, न्यूरीलेमा हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे न्यूरीलेमा दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, माइलिनेटेड में भी हो सकता है, नॉन माइलिनेटेड में भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाइट मैटर और ग्रे मैटर। अब ये क्या बोला है भैया, तो बच्चों आगे जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, मतलब नर्वस सिस्टम में, तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ब्रेन के बाहर और अंदर दो अलग अलग तरह के मैटर होते हैं। उसी में आपको मिलता है वाइट मैटर और ग्रे मैटर, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर।
तो बेसिकली जो वाइट मैटर होता है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है, और ग्रे मैटर जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बना होता है, क्योंकि ये ग्रे कलर का होगा। इसके अलावा माइलिनेटेड नर्व फाइबर हमको मिलता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। आगे पढ़ना भी है बच्चों, तो आपका जैसे 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होता है, 36 पेयर स्पाइनल नर्व्स होता है, तो ये सब चीज़ें स्पाइनल नर्व्स जो होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकल के बाहर जो न्यूरॉन जा रहा है, नर्व्स जा रहा है, वो नर्व्स फाइबर्स कहलाता है। तो ये लोग क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। नॉन माइलिनेटेड में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स के और सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स के जो न्यूरॉन होते हैं वो आपके नॉन माइलिनेटेड होता है। ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये नॉन माइलिनेटेड मिलेगा यहाँ पे, और ग्रे मैटर तो पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हो गया। एनसीईआरटी में ये 2 लिखे हुए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ये ग्रे और वाइट मैटर मैंने जोड़ा है क्योंकि आगे कहीं बहुत जगह पे मिलता है, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट में अपने नोट लिख लो, अच्छे से समझ लो, कर लो, ठीक है। ठीक से पढ़ाई करते रहो, समझे। आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी है, पढ़ते रहना ही ज़िंदगी है। अभी तुम्हारी जो ज़िंदगी है, अभी तुम्हारी जो एज है बच्चों, इसमें जितना ज़्यादा नॉलेज ज्ञान अर्जित कर लो वो तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा है, ठीक है ना। अब देखो, कोई नहीं जानता है कि तुम आगे डॉक्टर इंजीनियर क्या बनने वाले, हो सकता है तुम आगे चल के कोई बहुत बड़े लीडर बन जाओ, नेता बन जाओ, आई बात समझ में, साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो। तो ये सब नॉलेज हर जगह काम आएगा, कहीं ना कहीं उसमें काम आएगा। चलो मान लो कहीं काम नहीं आया, तुम पॉलिटिक्स में चले गए, ठीक है, कहीं नहीं काम आया, मान लिया पॉलिटिक्स बन गए, ठीक है। अरे तुम्हारे बच्चे तो होंगे, तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो पूछेंगे ना कि पापा न्यूरॉन क्या होता है, तो बता सकते हो ना। तो ये मत समझो कि कोई भी चीज़ें सीखे हो तो बर्बाद है, या उससे का कोई यूज़ नहीं है, यूज़ है, हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ है बच्चों। एनीवे, आगे बढ़ो उससे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों, यहाँ बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बोला न्यूरिलेमा इज डिसकंटिन्यूअस, और माइलिन शीट यहाँ लिखा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना अबाउट द नोड। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि माइलिनेटेड नर्व्स में वहाँ पे क्या था, एक डिसकंटिन्यूटी पार्ट था ना माइलिन शीट के ऊपर, मतलब इसको न्यूरिलेमा से कोई लेना है माइलिन शीट से, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गया, ये हो सकता है। इसमें कि लिखा बोथ न्यूरिलेमा एंड माइलिन शीट आर डिसकंटिन्यूअस, एकदम नहीं, ये वाला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है बच्चों। इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। इससे क्या साफ साफ पता चला कि ये जो डायग्राम है ना, तो इसमें भी हो सकता है कि शायद ये जो न्यूरिलेमा है ना, ये इस पोर्शन को भी ढक दे, मतलब इस नोड ऑफ रेनबियर को ढक दे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा। तो माइलिन शीट जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है दैट इज द नोड ऑफ रेनबियर, समझ में आ रहा। और कवर बाय द माइलिन शीट, ये तो एकदम नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, तो आंसर इसमें सेकंड हो गया, समझ में आया। तो ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू, इसको क्वेश्चंस को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप से बैठ के एकदम ध्यान से सोचो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सोन जो है, एक्सोन जाएगा बच्चों, तो एक्सोन टर्मिनल बनाता है, और एक्सोन टर्मिनल जो होता है वो किसी ना किसी न्यूरॉन के साथ जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये है एक्सोन, एक्सोन गया क्या बनाया, ये बनाया एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल पे क्या होता है, सिनेप्टिक नोब होता है। सिनेप्टिक नोब बच्चों दैट विल ज्वाइन आइदर मसल्स के साथ और अदर न्यूरॉन के साथ, किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ। इफ दैट ज्वाइन विद द मसल्स तो दैट विल फॉर्म द न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस, और अगर ये किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है तो दैट विल फॉर्म द साइनेप्स का फॉर्मेशंस करेगा, यही वाला है साइनेप्स, समझ में आ रहा। साइनेप्स का फॉर्मेशंस करता है। अब साइनेप्सिस जो है बच्चों ये 2 तरह का होता है,
और वो है आपका केमिकल सिनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस दो हो गया, समझे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्सिस है वो ये बच्चों, ये जो क्लिफ्ट दिख रहा है ना, इसी क्लेफ्ट के बेसिस पे, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है उसके बेसिस पे ये होता है। ये डिसाइड करता है कि कितना, अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो केमिकल सिनेप्सिस, गैप बहुत कम है, बहुत मतलब मान लो ये दोनों आपस में सट गए हैं, चिपक गए हैं, तो ये दैट विल फॉर्म द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस का फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी जगह से क्या होता है, इम्पल्सिस पासिस बिटवीन द न्यूरॉन थ्रू द सिनेप्सिस, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इसी पॉइंट से पास करता है। और यहाँ पे केमिकल सिनेप्सिस में बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स दिख रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो उसी के वजह से ये सिग्नल जाता है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, इस डायग्राम को देख लो एक बार, देखो ये आ गया आपका एक्सोन, ये एक्सोन टर्मिनल, और एक्सोन टर्मिनल इस तरह से एक नोब्लैक स्ट्रक्चर्स में रहता है। अब ये जाके जुड़ता है बच्चों किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ, इस तरह से जाके जुड़ता है। तो ये दूसरे न्यूरॉन का मान लो डेंड्राइट है, क्या ये डेंड्राइट पार्ट है। इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से एक पैकेट होता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। और इस सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर यहाँ पे भरा होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हो रहता है, जैसे एसिटाइल कोलिन वगैरह हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज सिनेप्टिक वेसिकल्स है। और सिनेप्टिक वेसिकल्स फिल विद न्यूरोट्रांसमीटर से भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेलिंग देख लो अच्छे से। जैसे एग्जांपल में है एसिटाइल कोलिन, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। और इन दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये गैप है, तो गैप किसके बीच में है, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं ये वाला जो पोर्शन है दैट्स द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया। इस वाले डायग्राम में भी दिया और ध्यान से देख लो, देखो यहाँ पे लिखा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स, और इन दोनों के बीच में गैप होता है, और इसी गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। यहाँ पे जो गैप है इसी गैप को क्या बोले हैं, इसको सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है, समझी, सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। जब भी यहाँ से सिग्नल पास करना है तो ये आपका सिनेप्टिक वेसिकल इसके साथ फ्यूज़ होता है और न्यूरोट्रांसमीटर को ये गैप में रिलीज़ करता है, और जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ये क्या है, रिसेप्टर, किसके लिए, दैट न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखो ये रिसेप्टर, तो रिसेप्टर जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर होता है। जब इसके साथ बाइंड करता है तो जो न्यूरल सिग्नल अभी इधर चल रहा था वो सिग्नल अब इधर आ जाएगा, तुम्हारा पास कर जाता है। तो इससे सिग्नल जो है ना एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में पास हो जाता है। समझ में आया? तो ये था सिनेप्सिस। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स बताएं बच्चों, देखो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, अलग से लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये एक्सोन, फिर एक्सोन टर्मिनल, फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स, अंदर ये पूरा सिनेप्टिक नोब कहते हैं इसको। और ये जंक्शन जो होता है इसी को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं। तो जंक्शन के लिए मैंने पहले ही बताया कि ज्वाइन विद द अदर न्यूरॉन दैट फॉर्म द सिनेप्सिस का फॉर्मेशंस करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था सिनेप्सिस। ओके, बाकी इससे आगे के जो डिटेल चीज़ें हैं वो हम लोग नर्वल कोऑर्डिनेशंस में पढ़ लेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिनेप्सिस जो है इज एसोसिएटेड द प्राइमरली विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, न्यूरॉन के साथ, मसल्स के साथ, एपिथेलियल टिश्यू के साथ, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो पहले तो ये दो हटा दो, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ा नहीं रहता है। दूसरा है मसल्स और न्यूरॉन दोनों हो सकता है, तो अभी मैंने दोनों बताया कि दोनों के साथ जुड़ा रहता है। तो मेजॉरिटीज़ ऑफ जो सिनेप्सिस फॉर्म होता है वो न्यूरॉन होता है ना।
सिनेप्सिस मतलब ये एक न्यूरॉन दूसरे, इसका नाम अगर सिनेप्सिस के जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने अलग से नाम रखा ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, तो मसल्स होता, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो बी श्योर कि क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बच्चों देख लेते हैं। कोलेटरल्स ऑफ एक्सॉन्स। तो कोलेटरल्स क्या होता है? कोलेटरल्स का मतलब हो गया इसमें जो एक्सॉन उससे एक छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेसेस निकलता है, ब्रांच निकलता है, उसको बोलते हैं कोलेटरल्स ऑफ एक्सॉन्स कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर सब कुछ सिमिलर होता है, एक्सॉन्स की तरह होता है, बस इसका काम क्या होता है? लेटरल कंडक्शन कह सकते हो। इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस ऑन मोर एरिया, या लेटरल साइड में, जैसे एक एक्सॉन जा रहा तो ये साइड में भी पहुंचा देगा सिग्नल, इधर भी साइड में पहुंचा देगा सिग्नल। ठीक है, तो ये अलग अलग लेटरल साइड में सिग्नल पहुंचाता रहता है। ओके, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टर्म्स आपको बहुत परेशान करेगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको अच्छे से कहीं पे लिख लो, कॉपी के फ्रंट में, कहीं ऊपर में, नोट में, कहीं पे भी लिख के रखे रहना। देखो जैसे न्यूक्लियाई एक वर्ड है, गेंगलियाई वर्ड है, ट्रैक्ट है, नर्व्स है, तो ये सब क्या होता है? लेट स्टार्ट विद द कलेक्शन ऑफ साइटोन, मतलब ग्रुप ऑफ साइटोन। साइटोन मतलब वो सेल बॉडी वाला, अगर उसका ग्रुप बनाते हैं तो हम उसी को बच्चों CNS के केसेस में, सॉरी आउटसाइड द CNS या PNS के केस में गेंगलिया। तो गेंगलिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बोलते हैं। तो एक्चुअली में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन तो ठीक है, बट न्यूरॉन में स्पेशली साइटोन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं, हम लोग गेंगलिया कहते हैं, और गेंगलिया वर्ड हम लोग PNS में यूज़ करेंगे। बट इसी चीज़ गेंगलिया को ही हम CNS में बच्चों इसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। द टर्म यूज फॉर द न्यूक्लिया CNS के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में गेंगलिया को ही न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस वही सेम स्पेलिंग है, समझे? तो इसको याद रखना। अब आता है नर्व्स फाइबर्स। तो यहाँ पे नर्व फाइबर का मतलब हो गया एक्सोन, एक्सोन का कलेक्शंस, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स। तो एक्सोन का कलेक्शन होता है नर्व्स। तो नर्व्स अगर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ एक्सोन इन केस ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। बट अगर हम यहीं पे देखते हैं कहाँ पे? CNS में, तो इसी नर्व्स का नाम होता है ट्रैक्ट, है ना? क्या नाम बोल देते हैं इसको? हम लोग ट्रैक्ट कह देते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा? ट्रैक कह देते हैं। क्लियर है? तो ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना कि नर्व्स कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रैक कहाँ यूज़ करते हैं, नर्व्स का मतलब क्या है, ट्रैक का मतलब क्या है। तो ट्रैक का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स, ठीक है? नर्व फाइबर का कलेक्शन जो होता है उसी को हम लोग ट्रैक करते हैं, मैंने बंडल हो गया नहीं। अब जो आपका नर्व्स होता है 2 तरह का होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो एक होता है सेंसरी, 3 हो गया एक्चुअली में। सेंसरी, तो सेंसरी का मतलब दे कैरी द सिग्नल, ठीक है ना? सिग्नल कहाँ से? रिसेप्टर से CNS तक। तो मान लो जो इनकमिंग, मैं इसी को बोलता हूँ इनकमिंग, मतलब तुम्हारे स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर है वहाँ पे टच किया, प्रेशर दिया, व्हाटएवर जो भी किया, तो वहाँ से सिग्नल कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक जाता है। तो ये हो गया सेंसरी नर्व्स का काम। ब्रेन फिर क्या करेगा? सोचेगा, समझेगा, फिर कुछ सिग्नल देता है किसी ऑर्गन्स में, जैसे हाथ पैर हिलाने के लिए। तो ये आउटगोइंग सिग्नल, मतलब CNS से अगर इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल जाता है, इफेक्टर ऑर्गन मतलब कोई मसल्स हो सकता है या कोई ग्लैंड्स हो सकता है, तो उस नर्व्स को हम कहते हैं मोटर नर्व्स कहते हैं। और अगर मान लो हमें पता नहीं नेचर की वो सेंसरी या मोटर है, दोनों है, तो हम उसको बोलते हैं मिक्स कहते हैं। जैसे स्पाइनल नर्व्स होता है, मिक्स होता है, तो सेंसरी प्लस मोटर मिक्स नर्व्स होता है। तो ज़्यादातर सेंसरी और मोटर वर्ड बार बार यूज़ होगा, तो याद रखना सेंसरी का मतलब एक सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, और मोटर का मतलब सिग्नल फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना, आगे काम आता रहेगा हम लोग को। क्लियर है? ऐसा नहीं कि सिर्फ नर्वस सिस्टम है, बहुत अलग अलग चैप्टर में भी काम आएगा। ओके, चलो अब यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन देख लो। तो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखोगे तो काफ़ी यूनिक होता है, जैसे मसल्स में देखा था ना, बंडल बहुत सारे बनता था, सेम उसी तरह से। लेट स्टार्ट विद ये है एक सिंगल एक्सोन्स, और इस एक्सोन्स के अराउंड स्माइलिन शीट या न्यूरिलेमा जो भी रहता है, फिर ये ग्रुप करता है, ग्रुप करके बनाता है फेशिया। ये ग्रुप हो गया फेशिया, समझे? फेशिया, और फेशिया कवर होता है पेरीमाइशियम से, पेरीन्यूरियम से कवर रहता है तुम्हारा, इसके ऊपर नर्व फाइबर्स का कवरिंग रहता है। और फेशिया का जब ग्रुप होता है, देखो 1 फेशिया, 2 फेशिया, 3 फेशिया, ठीक है? तो ये बना दिया तुम्हारा नर्व्स का फॉर्मेशंस कर देता है, ठीक है? नर्व्स, तो ये बंडल हो गया ना, एक्सोन्स वाला जो पार्ट था उसी को नर्व्स हम लोग दे रहे थे नाम। और नर्व्स के बाहर में यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह सप्लाई होता है, इसके अराउंड इपीन्यूरियम, और फेशिया के अराउंड पेरीन्यूरियम, और एक सिंगल न्यूरॉन के अराउंड होता है इंडोन्यूरियम होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट इंडोन्यूरियम होता है यहाँ पे, समझे? और ये सब कहीं ना कोई टिश्यू, हाँ यहाँ पे लिखा है इंडोन्यूरियम, इसके अराउंड प्रेजेंट होता है। और ये सब कहीं ना कहीं फैटी मटेरियल्स होता है, फैटी डिपोजिशंस होता है, क्योंकि इंसुलेशंस के लिए वायर के अराउंड क्या होता है, जैसे होता है ना नॉन कंडक्टिंग मैटर,
उसी तरह से ये भी नॉन कंडक्टिंग मैटर्स का ही मान लो प्रेजेंट होता है, इंसुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो एक्सोलेमा सराउंडेड बाय द एंडोन्यूरियम, फिर उसके बाद बंडल ऑफ नर्व फाइबर, उसको बोल दिया फेसिकुली, और फेसिकुली का सराउंडेड रहता है पेरीन्यूरियम से, और एंटायर नर्व्स सराउंडेड बाय द ईपीन्यूरियम से, सबसे बाहर ईपीन्यूरियम, फिर पेरीन्यूरियम, फिर एंडोन्यूरियम से कवर्डिंग रहता है तुम्हारा। ठीक है, तो यह जस्ट कवरिंग का नाम है, कहीं बीच बीच में आ गया तो कोई बात नहीं, इसको देख लेना। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैसा हो सकता है, तो बेसिकली ये यूनिपोलर हो सकता है, बाईपोलर हो सकता है, सीरो यूनिपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर का मतलब सिर्फ वन एक्सोन्स होता है, जैसे ये तो एपोलर हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सोन्स यहाँ पे दिख रहा है तो यूनिपोलर बोल रहे हैं। बेसिकली एम्ब्रॉनिक स्टेज में यहाँ पे आपको यूनिपोलर बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें डेंड्राइट बनेगा, तब जाके हो जाता है बाईपोलर। और बाईपोलर इसमें एक एक्सोन और एक डेंड्राइट्स होता है तुम्हारा, तो इसको बोलते हैं बाईपोलर कहते हैं, जैसे कि रेटिना में मिलता है, रेटिना ऑफ आई में मिलता है। सीडो यूनिपोलर, तो सीडो मीन्स नकली यूनिपोलर। तो बेसिकली देख यहाँ से ये जो साइटोन होता है उससे एक आउटग्रोथ निकलता है, लेकिन आउटग्रोथ इस तरह से ब्रांच हो गया अपर एंड लोअर पार्ट में, तो ये एक्सोन और डेंड्राइट्स बना लेता है, एक्सोन और डेंड्राइट्स का फॉर्मेशंस कर लेता है। समझ में आ रहा। तो ये हो गया सीडो यूनिपोलर हो गया। क्या हो गया? सीडो यूनिपोलर। और मल्टीपोलर अभी जो हम लोगों ने पहला डायग्राम बनाया था ना, उसमें एक एक्सोन तो एक ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप होता है, हर जगह न्यूरॉन नहीं मिलता है, सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, हर जगह मल्टी पोलर न्यूरॉन ही मिलता है। तो ये तो रहा टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बच्चों। ठीक है, अब लास्ट आ जाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स में पहले बताया था ये क्या होता है, सपोर्टिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है और नॉन एक्साइटेबल्स होता है, इसमें एक्साइटेशन नहीं होता है। और इसका मेन जो काम होता है न्यूरॉन्स का प्रोटेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना, उसको न्यूट्रिशन देना, सब कुछ जितना हाउसकीपिंग काम है वो न्यूरोग्लियल सेल्स का काम होता है। इसके अंदर नेजल ग्रेन्यूल्स वगैरह ये सब नहीं मिलता है। और अबाउट 50% ऑफ द ब्रेन सेल्स न्यूरोग्लियल सेल होता है, मतलब 50%, मतलब टोटल ब्रेन में मतलब 50% न्यूरॉन और अराउंड मतलब 50% आपका न्यूरोग्लियल सेल्स होता है तुम्हारा। तो काफ़ी बल्क बनाता है तुम्हारा, है ना। इसमें बच्चों एक सेल्स है माइक्रोग्लियल्स। तो माइक्रोग्लियल्स में यहाँ पे एक्सेप्शनल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मेजोडर्मल, बाकी सारे के सारे न्यूरॉन अभी तक जितने पढ़ा वो सब एक्टोडर्मल है ना। अदर ऑल क्या हो गया? अदर ऑल जो होता है वो होता है, अदर ऑल जितना है वो सब क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल होता है। सिर्फ और सिर्फ ये आपका माइक्रोग्लियल। माइक्रोग्लियल क्या होता है? तो माइक्रोग्लियल बच्चों आगे अभी देखते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स ही है एक तरह का। एनीवे, अब इसमें हम फंक्शन बता रहे हैं न्यूरोग्लियल का, तो इसी को हम कंपेयर करते हैं न्यूरॉन के साथ। तो इसमें बोला था ना सेपरेट करने का, इंसुलेशंस करने का न्यूरॉन्स को, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, निरसमेंट, ये सब हाउसकीपिंग काम हो गया न्यूरोग्लियल सेल्स का। बट न्यूरॉन क्या करता है? ये करता है कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस बॉडी पार्ट्स, तो कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज करता है, ये सब चीज़ें काम करता है। मतलब देखो एक्साइटेशन, सिग्नल ट्रांसमिशन, मेमोराइजेशन, डिसीजन जो भी लेना, कंट्रोल, किसी ग्लैंड को कंट्रोल करना, किसी ऑर्गन को कंट्रोल करना, वो सब न्यूरॉन का काम है। और ये हाउसकीपिंग मतलब देखभाल करने वाला जो काम होता है वो समझना, देखभाल करने वाला न्यूरोग्लियल सेल्स का काम होता है। ओके, अब न्यूरोग्लियल सेल्स देखो यहाँ पे एक तो स्वान सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा यहाँ पे है एस्ट्रोसाइट, तीसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट, चौथा है माइक्रोग्लियल, यही मेजोडर्मल होता है, बाकी सब देखो एक्टोडर्मल्स होता है तुम्हारा। समझे? स्वान सेल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो स्वान सेल्स में एक चीज़ कॉमन हो गया, ये ओनली कहाँ मिलता है? ओनली इन पीएनएस में मिलता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो तो बाकी जो बचा उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलता है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट सेल्स काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, स्टार शेप होता है, समझे। और इसका जो मेन फंक्शन है बच्चों वो ये है, दैट फॉर्म द ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है उसको आगे मैं नेक्स्ट बताता हूँ। और दूसरा फिर काम करता है, ये प्रोवाइड द रिपेयरिंग मैकेनिज्म एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यू। तो ये डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करता है, रिपेयर करता है, जैसे भी मरम्मत करना चाहे तो कर सकता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होता है, ये छोटा साइज का होता है। और अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था ना सीएनएस में ये क्या बनाता है? फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीट इन सीएनएस। इसका मेन काम हो गया सीएनएस में, सीएनएस के केस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केस में माइलिन शीट का सिंथेसिस करना। ओके,
और एक है माइक्रोग्लियल सेल्स। तो माइक्रोग्लियल सेल्स बच्चों ये भी स्मॉल साइज का होता है, ब्रांच्ड होता है। और ये फेगोसाइटिक सेल्स होता है। फेगोसाइटिक मतलब मैक्रोफेज जो काम करता है वो ये करता है, माइक्रोग्लियल सेल्स का काम होता है। स्केवेंजर सेल्स हो गया, और फेगोसाइटिक मतलब कोई सेल्स मर गया, डेड हो गया, डैमेज हो गया तो वो उसको खा के साफ कर देगा, ठीक है। तो दैट इज़ फेगोसाइटिक नेचर का होता है, मतलब फेगोसाइटोसिस परफॉर्म्स करता है। आई होप कि बच्चों ये फेगोसाइटोसिस वर्ड्स जो है अब ये आपके लिए बहुत ही एकदम नॉर्मल सा वर्ड हो चुका होगा। इसको मैंने कनेक्टिव टिश्यू में आपको बहुत अच्छे से मैक्रोफेज समझाते समय, हिस्टोसाइट सेल समझाते समय आपको समझाया था, और ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। अगर मान लो मेरे समझाने से भी नहीं आया तो इस वर्ड को नोट करो, गूगल में थोड़ा सर्च करो, डिक्शनरी में सर्च करके और इसको समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज़ होता रहता है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये था न्यूरोग्लियल सेल्स। लास्ट है बच्चों ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है इसको समझ लो। देखो हमें हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स इस तरह से बहुत सारे हैं, कैपिलरीज, और कैपिलरी पतला होता है तो उससे क्या होता है, हो सकता है कि ब्लड के कंपोनेंट बाहर निकल के ब्रेन में चले जाएं, है ना। और ब्लड के अंदर अचड़ा कचड़ा बहुत सारा भरा हुआ रहता है ना, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स भरा हुआ रहता है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको फिल्टर करें, साफ़ करके रखें, समझ में आ रहा। तो हमें एक ऐसा फिल्टरिंग मैकेनिज्म चाहिए जो ब्लड से कोई भी अचड़ा कचड़ा ब्रेन में ना जाए, उसको रोक के रखें। तो उसके लिए यहाँ पे एस्ट्रोसाइट सेल जो होता है ना, ये देखो इसके अराउंड ये है एस्ट्रोसाइट सेल्स, और ये इसके अराउंड दिख रहा है, ऐसे प्रोजेक्शन आया और इसके ऊपर एक कोटिंग कर लिया, ढक लिया, इस तरह से इसको ढक लिया, फिर इधर से आया ये ढक लिया, इधर से आया ये ढक लिया। कुल मिला के जितने भी मतलब छेद हैं, पोर्ट्स हैं कैपिलरीज के ऊपर, उसको ये बंद कर देता है, और एक तरह से सेलेक्टिव यहाँ से डिफ्यूजन्स के थ्रू ब्लड में जो भी चीज़ें रहता है वो आता है, जैसे ऑक्सीजन आना है आने दो, ग्लूकोज आना है आने दो, है ना, क्लोरीन आना आने दो, कैल्शियम आना आने दो, सोडियम आना आने दो, पोटेशियम आना आने दो, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को रोक लेता है, जैसे अमोनिया है या फिर यूरिया है, इन सब चीज़ों को रोक देता है, आने नहीं देगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आने देगा इसमें। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एस्ट्रोसाइट ने इधर ब्रेन है और इधर ब्लड है, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर का निर्माण कर दिया, क्रिएशन कर दिया। तो इस तरह से ब्लड ब्रेन का फॉर्मेशंस होता है, समझ में आया। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया बच्चों, तो है ना, एस्ट्रोसाइट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बैरियर व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स के एंट्री को रोकने का काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों।